हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, कक्षा 8 की एनसीईआरटी साइंस के हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर जो फसल उत्पादन वाला था उससे संबंधित जो आपकी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया था। इस चैप्टर के अंतर्गत आज के वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर जो है सूक्ष्म जीव वाला, उसकी आप लोगों की समस्याओं के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं पहला जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को पहले चैप्टर की समस्याओं का जो समाधान आप लोगों को दिया वो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पिछला वीडियो पसंद आया होगा तो ये वीडियो भी 100% आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा और समझ में भी आएगा। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करो। अगर आप लोग कोई समस्या महसूस कर रहे हो तो इसका एक ही कारण है कि आप लोगों ने सारे वीडियो नहीं देखे हैं। तो इस चैप्टर के सारे वीडियो, लगभग 7-8 वीडियो हैं इस चैप्टर के, तो उनको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टेप बाय स्टेप लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करते जाइए, देखते जाइए, आपकी हर समस्या का समाधान वहां पर हो जाएगा। और फिर भी अगर आप लोगों को कोई समस्या लगती है, महसूस होती है, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो आइए बात करते हैं आप लोगों की आज की समस्याओं के बारे में। सूक्ष्म जीव से संबंधित आप लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, पहला प्रश्न है कि दूध में दही मिलाने पर वह जम क्यों जाता है। दूध में दही मिलाने पर वह जम क्यों जाता है। तो दूध को जो जमाने का काम कर रहा है कौन कर रहा है, दही कर रहा है। तो ध्यान रखिए, दही में मैंने आप लोगों को बताया था कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है और ये जीवाणु जो है क्या है, सूक्ष्म जीव है। पूछा जा सकता है कि दही में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव की प्रवृत्ति बताइए, प्रकृति बताइए। तो उसका तो आंसर आप लोगों का होगा कि दही में पाया जाने वाला जो सूक्ष्म जीव है वो जीवाणु होता है। लेकिन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि दही में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए, तो आप लोग लिखोगे लैक्टोबैसिलस जीवाणु। तो ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है दूध को क्या करता है, दही में परिवर्तित करता है और दही में जैसे ही परिवर्तित होता है उसके क्या होते हैं, कण पास पास आ जाते हैं, इसलिए वह द्रव से ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात जम जाता है। आशा करता हूं आप लोगों को पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अगर मिल गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि बचपन में बच्चा जब 2-3 महीने का होता है तब से ही लगभग 2-3 साल तक उसके टीके लगते रहते हैं। तो पहला तो यह है कि बच्चों में ही क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि बच्चों में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को आसानी से उच्च किया जा सकता है, आसानी से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि बच्चों में जो एंटीजन और एंटीबॉडी की निर्माण की जो प्रोसेसिंग होती है वो अच्छी होती है। जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है तो हमारी हो सकता है कोई बीमारी हमारे शरीर में घर कर गई हो, तो उससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। अब बात आती है कि टीके जो हैं, बच्चा स्वस्थ होते हुए भी बच्चे के टीके क्यों लगाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, जब आपके कभी सर्दी जुकाम या और कोई परेशानी हुई हो तो आप सीधे डॉक्टर के पास गए होंगे और डॉक्टर ने आपको ट्रीटमेंट करके और मेडिसिन दी होगी। तो डॉक्टर ने जब आपको ट्रीटमेंट दिया तो पहले आपके रोग हुआ या
पहले ट्रीटमेंट मिला, पहले आपके रोग हुआ है, उसके बाद में ट्रीटमेंट मिला है। लेकिन टीका एक ऐसी दवाई है, टीका एक ऐसी दवाई है जो रोग को बचाने से, रोग से बचाने के लिए पहले ही लगा दिया जाता है। यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता के जो केमिकल्स होते हैं इस टीके में, जैविक पदार्थ जो होते हैं टीके में, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जो उपयुक्त पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं ताकि वो रोग हो ही नहीं। तो यानी रोगों से बचने के लिए टीके का उपयोग किया जाता है। और बच्चों में ही क्यों किया जाता है, क्योंकि बच्चों में जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको आसानी से हम बढ़ा सकते हैं, इसलिए टीके का उपयोग बच्चों में ही किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि बच्चों में ही किया जाता है, बड़े लोगों में भी ये अवस्था बढ़ने के साथ भी इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन अधिकतर 99% इसका उपयोग टीकों में ही किया जाता है, बच्चों में ही किया जाता है। अगला प्रश्न है, संचरणीय रोगों का फैलना किस प्रकार रोक सकते हैं? संचरणीय रोग क्या है? संचरणीय रोग वो है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से या वायु, जल, भोजन इनके द्वारा फैलता हो। तो जिनका संचरण होता हो, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो आसानी से पहुंच जाते हो, वो रोग कहलाते हैं संचरणीय रोग। तो संचरणीय रोग को फैलने से किस प्रकार रोका जा सकता है? सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना है कि संचरणीय रोग जो है वह किस प्रकार उसका संचरण हो रहा है। अगर जल द्वारा संचरण हो रहा है तो बिल्कुल साफ पानी हम पिए, स्वच्छ जलाशय से हम पानी पिए। अगर वायु से उस रोग का संचरण हो रहा है तो ऐसे वातावरण में जाने से बचे जहां पे उस रोग के रोगी हों। अगर भोजन से उस रोग का संचरण हो रहा है तो भोजन को बिल्कुल शुद्ध तरीके से रखें, स्वच्छ वातावरण में रखें, ढक कर रखें और बैक्टीरिया से बचाएं। हम देखते हैं कि भोजन में बैक्टीरिया पनप जाते हैं और जैसे ही हम उस भोजन को ग्रहण करते हैं हमारे शरीर में वह बैक्टीरिया प्रवेश करके और हमारे शरीर की जो रोगाणुरोधक क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको कम कर देते हैं और हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो संचरणीय रोगों को फैलने से बचाने के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि उस रोग का संचरण जिस तरीके से हो रहा है उस तरीके को आप बिल्कुल परहेज कर दीजिए। जैसे संचरण वायु से हो रहा है तो वायुमंडल में जाने से पहले खुद को सावधान करके, जैसे वर्तमान समय में कोरोना जैसी भयंकर महामारी चल रही है और इसकी कोई मेडिसिन, कोई इसका वैक्सीन तैयार नहीं हुआ है। अभी वर्तमान समय में अगर देखें हम तो कोरोना से बचने का एक ही उपाय है कि सावधानी जो बरतें हम, वही इसका उपाय है। घर पर रहें और सुरक्षित रहें, इस वाला जो स्लोगन है इसको हम अपनाएं तो उससे बच सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी, जैसे कोरोना की हमने बात की तो कोरोना का संचरण संपर्क से हो रहा है, एक दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से इसका संचरण हो रहा है। अगर मान लीजिए हम कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो उस रोग का संचरण हमारे शरीर में होगा, तो हमें क्या करना चाहिए? कोरोना से संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, उसके संपर्क में आने से बचना चाहिए, तभी हम बच सकते हैं। तो इससे बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाया जा रहा है और बताया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे अच्छा तरीका है घर पर ही हम रहें। तो इस प्रकार संचरणीय रोगों के फैलने से बचने के लिए, रोगों से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके संचरण का जो तरीका है उसको अवरुद्ध कर देना चाहिए, उसको रोक देना चाहिए, यही सबसे अच्छा उपाय है। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। भोजन विष कैसे बन जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसने भी भेजा है बहुत सोच समझ के भेजा होगा। विष क्यों बन जाता है, कैसे बन जाता है? देखिए, विषाक्त भोजन के बारे में हमने पढ़ा था, खाद्य परिरक्षण के बारे में हमने पढ़ा था कि भोजन को हम
साफ जगह नहीं रखते, ढक के नहीं रखते और नमी वाले स्थान पर अगर हम रख देते हैं तो कुछ समय बाद उसमें क्या होते हैं, कवक उत्पन्न हो जाती है, जिसको हम फंगस कहते हैं। फंगस उत्पन्न होगी तो फंगस भी क्या है, एक तरह के जीव ही हैं। वो जीव बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव है जो उत्पन्न होकर जैसे ही हम मान लो गलती से उस भोजन को हमने ग्रहण कर लिया, खा लिया, तो वो हमारे शरीर में चले जाएंगे और हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालेंगे और हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न कर देंगे। तो भोजन विष कैसे बनता है? सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से भोजन विष बनता है। जैसे मान लीजिए कहीं भोजन हमने बिना ढके रख दिया, उस पे मक्खियां बैठ रही है। अब मक्खियां देखो एक सामाजिक कीट है, मक्खियां हमारे घर से बाहर गंदगी पर भी बैठती है और अंदर आके हमारे शरीर पर भी बैठती है और भोजन पे बैठती है। तो मान लीजिए जैसे मक्खी बाहर गई, बाहर गंदगी पर बैठेगी, गंदगी से बैक्टीरिया उसके शरीर में या उसकी टांगों से चिपक जाएंगे और जैसे ही अंदर आके वो भोजन पर बैठती है तो उस मक्खी के पैरों से बैक्टीरिया हमारे भोजन पर रह जाते हैं और वह बैक्टीरिया उस भोजन पर वृद्धि करते रहते हैं। जैसे ही हम उस भोजन को ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, वे बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमें रोग युक्त यानी हमारे शरीर में रोग उत्पन्न कर देते हैं। तो भोजन विष कैसे बनता है? इन बैक्टीरियाओं की वृद्धि के कारण, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि से ही भोजन विष बनता है। अगला प्रश्न है, थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता? इस प्रश्न के बारे में मैंने चैप्टर के अंतर्गत अच्छी तरह बात की थी, लेकिन फिर एक बार और अगर आप लोगों ने प्रश्न किया है तो बताना जरूरी है कि थैलियों में आने वाला दूध जो है इसको ये खराब क्यों नहीं होता? ये खराब इसलिए नहीं होता क्योंकि इस दूध का पाश्चरीकरण करके और फिर पैकिंग इसकी की जाती है, इसलिए ये खराब नहीं होता है। अब आप लोग कहोगे सर ये पाश्चरीकरण क्या है? तो पाश्चरीकरण की प्रक्रिया को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से लिंक पर क्लिक करके पाश्चरीकरण की कंप्लीट प्रोसेसिंग जो है वो दी हुई है, उसको आप लोग वहां से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? इसको भी मैंने जब चैप्टर में पढ़ाया था पिछले वीडियो में तो बहुत अच्छी तरह समझाया है, लेकिन फिर भी आपको कोई समस्या रही होगी, इसीलिए आप लोगों ने ये क्वेश्चन किया है। तो सबसे पहले बात तो यह आती है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण है क्या? तो इसकी शॉर्ट में अगर आप लोग परिभाषा लिखना चाहो तो ये लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजनी युक्त या नाइट्रोजनी उत्पादों में परिवर्तित करने की जो प्रोसेसिंग है वही क्या कहलाती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। यानी नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। नाइट्रोजनी स्थिरीकरण होता कैसे, इसकी प्रोसेसिंग भी मैंने पिछले वीडियो में बताई हुई है। आप लोग इस चैप्टर की जितने भी वीडियो हैं उन सबको अच्छी तरह कम से कम एक बार तो देखो, आपके इन सारे प्रश्नों के उत्तर वहीं मिल जाएंगे। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखो, और 2 बार में भी समझ में नहीं आता है तो बार बार देखो, ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो इस प्रकार आज आप लोगों की समस्याओं का जो निराकरण हुआ है, इस चैप्टर से संबंधित लगभग जो भी मैंने सेलेक्ट किए थे क्वेश्चन आप लोगों के, वो उनके आंसर आप लोगों को मिल चुके हैं। अगर इन क्वेश्चनों के आंसर्स से आप संतुष्ट नहीं हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और पूछ सकते हो कि क्या आप लोगों को इनके आंसर में समझ में नहीं आया। इस प्रकार आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के बारे में हम फिर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।